नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर को लेकर, और अभी हम रफाल एम और F-18 के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो अभी तक इस टेंडर को लेकर काफी सारा चर्चा चल रहा था कि इसमें अंत में किस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। पहले तो दोनों ही एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी की तरफ से हमारे गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किया जा चुका था, और जिसमें दोनों ही एयरक्राफ्ट नेवी की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे, पर अंत में किसी एक को ही सिलेक्ट किया जाने वाला था। अब इसमें कुछ और दिक्कत भी सामने आ रहा था, जिसमें प्रॉब्लम ये था कि दोनों इंडियन नेवी की कैरियर में जो लिफ्ट है उसमें फिट नहीं हो रहे थे, जिसमें सिर्फ F-18 जो था वो विक्रांत की लिफ्ट में जैसे तैसे फिट हो सकता था, जबकि रफाल एम की बात करें तो इसके विंग्स फोल्ड ना होने की वजह से इनको INS विक्रांत की लिफ्ट में फिट कर पाना वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से लगभग नामुमकिन ही होने वाला था। और इसके लिए या तो डसॉल्ट को अपनी रफाल एम की एक फोल्डेबल विंग वेरिएंट को भारत को ऑफर करना था, या फिर INS विक्रांत का जो लिफ्ट है उसकी साइज को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत पड़ सकता था। तो इनिशियली इसमें F-18 को ही सिलेक्ट किया जाएगा ऐसा गेस किया जा रहा था, पर अभी अचानक से पिछले महीने से फ्रांस की जो मीडिया है उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि इसमें इंडियन नेवी की ये जो टेंडर था इसमें रफाल एम को ही सिलेक्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियली बात बताया नहीं जा रहा है कि इस टेंडर में किसको सिलेक्ट किया जा रहा है, पर फ्रेंच मीडिया बड़े दावे के साथ ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसमें इंडियन नेवी की तरफ से उनकी रफाल को ही सिलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही अभी इंडियन नेवी की चीफ की तरफ से भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें उन्होंने मीडिया को बताया था कि गोवा में जब इनको टेस्ट किया गया था तो दोनों ही एयरक्राफ्ट नेवी की रिक्वायरमेंट में फिट हुए थे, लेकिन इसमें रफाल एम को नेवी की तरफ से थोड़ा बेहतर कहा जा रहा है, क्योंकि पहले से हम लोग रफाल को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें हमें इसकी मेंटेनेंस और इसकी स्पेयर पार्ट को हासिल करना और भी आसान रहेगा, और इसके लिए एडिशनल ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी नेवी की तरफ से इसमें किसी भी एक फाइटर जेट को स्पेसिफाई नहीं किया गया था, और बताया जा रहा है कि अभी जो डील है इसका डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से ही लिया जाने वाला है कि वो कौन से फाइटर जेट को सिलेक्ट करने वाले हैं। बाकी नेवी अपने तरफ से बता चुका है कि दोनों एयरक्राफ्ट अभी इंडियन नेवी की दोनों ही कैरियर्स ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल फिट है और नेवी की सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और उम्मीद किया जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक या अगले महीने के 15 तारीख से पहले ही नेवी की तरफ से ऑफिशियली इस टेंडर में विनर को घोषित कर दिया जाएगा। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से। अभी हम इंडियन नेवी की नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन नेवी 3 नहीं बल्कि 4 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना चाहता है, जिसमें विक्रांत क्लास के एक सिस्टर वेसल के बाद 2030 तक एक सुपर कैरियर को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें प्रोबेबली हम ईमल सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इनिशियली हमारा जो 65,000 टन क्लास के कैरियर को बनाने का प्लान था ये वही कैरियर होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास ईमल सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम मौजूद नहीं, और इसके बिना हम हमारी कैरियर को बना नहीं सकते। इसको लेके हमारी नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी की तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक 65,000 टन क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन से लेके इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी मेजर टेक्नोलॉजी का लिस्ट को तैयार किया जाएगा। अभी की बात यह है कि अभी यूएस की तरफ से भी भारत को ईमल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद ऑफर किया जा रहा है, और यूएस की जनरल एटॉमिक जो कि यूएस की 1 लाख टन क्लास की यानी कि सुपर कैरियर के लिए भी ईमल टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करती है। उनका यह कहना है कि वो भारत की कैरियर्स के लिए भी एक स्मॉलर साइज की ईमल सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, जिसे भारत अपनी कैरियर में इस्तेमाल कर सकेगा। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से भी इंडिजिनस तरीके से ईमल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये अभी इनिशियल स्टेज में, जिसको बनाने के लिए हमको काफ़ी टाइम लग सकता है। बाकी सवाल ये कि अभी यूएस की तरफ से जिन भी एयरक्राफ्ट कैरियर में ईमल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सभी के सभी न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि भारत की फ्यूचर कैरियर की बात करें तो अभी तक ये क्लियर नहीं कि ये न्यूक्लियर पावर कैरियर होने वाला है फिर कन्वेंशनली पावर कैरियर होने वाला है, क्योंकि इनिशियली इसको न्यूक्लियर पावर कैरियर के तौर पर डेवलप करने का प्लान तो किया गया था, लेकिन बाद में इसको ड्रॉप कर दिया गया था। और किसी नॉन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ईमल सिस्टम को ऑपरेट करना एक बहुत ही मुश्किल का काम होने वाला है, क्योंकि इनको ऑपरेट करने में काफ़ी सारा एनर्जी लगता है जो कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर कैरियर प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगला अपडेट HLFT-42 को लेकर, जिसे पहली बार एरो इंडिया 2023 के अवसर पर HAL की तरफ से डिस्प्ले किया गया था, और HAL की तरफ से इनिशियली बताया गया था कि इसे वो भी खास करके एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करने के लिए डेवलप कर रहे हैं।
इसे एक लो कॉस्ट फाइटर जेट और ट्रेनर के तौर पर डेवलप किया जाएगा और अभी के लिए HAL के चेयरमैन CB अनंत कृष्णा की तरफ से बताया गया कि HLFT-42 का दरअसल HAL की तरफ से ही बनाया जा रहा है। अभी तक इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट दिखा नहीं गया है और पूरी तरीके से HAL इसको अपना प्रोजेक्ट बता रहा है। HAL के मुताबिक इसको वो खास करके एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में इसको MCA जैसे एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि जो नए पायलट्स पहली बार MCA पर शिफ्ट होंगे उनको सबसे पहले HLFT-42 में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया सकेगा। और जिस तरीके से STD-40 एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, HJT-36 एक इंटरमीडिएट लेवल का जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक वैसे ही HLFT-42 एक एडवांस ट्रेनर होने वाला है, जिसको बहुत फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसके लिए इसकी अलग अलग वेरियंट को बनाया जाने वाला है। अभी के लिए HAL इसको ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने वाला और अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको खरीदने का प्लान बनाया जाता है तो उसमें इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन का ऑफर भी किया जा सकता है और ये ऑप्शन इसकी हर एक ऑपरेटर के लिए ऑफर किया जाएगा जो कि अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी के लिए एक 16.5 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि काइंड ऑफ तेजस MK2 के स्टैंडर्ड का ही होने वाला है और इसमें HAL अभी जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इसकी इनिशियल यूनिट्स में G404 इंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है और खास करके इसकी जो ट्रेनर वेरिएंट होंगे जिनको आर्म्ड नहीं किया जाएगा उसमें आराम से हम G404 सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो एक अपडेट सामने आया था कि इसमें कावेरी इंजन की एक नई मॉडिफाइड वेरिएंट को लगाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं होने वाला है क्योंकि भले ही अभी कावेरी इंजन का जो ड्राई वेरिएंट है वो पहले के मुकाबले बेहतर थ्रस्ट को प्रोवाइड करने लगा है, लेकिन आफ्टर बर्नर को इसमें लगाने के बाद भी 78 से 80 किलोटन से ज़्यादा थ्रस्ट को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जो कि HLFT-42 के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं होने वाला है। अगला अपडेट जम्मू कश्मीर को लेकर और अभी हम जम्मू कश्मीर की उस पार्ट के बारे में बात करने वाले जो कि फिलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको हम सभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या POK के नाम से जानते हैं। इसको लेके हमेशा ही तर्क वितर्क चलता रहता है। पाकिस्तान का कहना होता है कि वो पूरा जम्मू कश्मीर उनका है, जबकि भारत का कहना होता है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से हमारा है। अब पहले जो कुछ ब्लंडर हो गया था उसके वजह से कश्मीर का कुछ हिस्सा अभी पाकिस्तान के पास मौजूद है और तब से लेके आज तक हर एक हिंदुस्तान यही सोचता है कि कब भारत POK पर वापस अपना कब्जा करेगा, फिर अपने कंट्रोल में लाने में सफल होगा। इसको लेके हालांकि पहले भी कई बार स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी पहली बार बीजेपी के लीडर कमल गुप्ता जो कि हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होने वाला है। हालांकि एक पॉलिटिकल रिमार्क था, लेकिन हमारी मतलब की बात करें तो क्या सच में आने वाले 2-3 सालों में POK को भारत में मिलाना संभव होने वाला है? अब एक नज़रिए से देखा जाए तो यकीनन पिछले कुछ सालों में हमारी मिलिट्री काफ़ी ताकतवर बन चुका है और ग्लोबली जियोपॉलिटिकल लेवल में हो जाए, डिप्लोमेटिक लेवल में हो जाए, हमारा लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी POK की बात करें तो उसको वापस अपने कंट्रोल में लाने के लिए बहुत ही बड़ी जंग हमको लड़ना पड़ सकता है, या फिर अभी के लिए पाकिस्तान का जो हाल है ऐसे में हो सकता है जो POK के रेसिडेंट है वो खुद ही पाकिस्तान का साथ छोड़ सकते हैं और भारत के साथ मिलने के लिए राजी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रास्ते हो सकते हैं, एक तो लड़ाई करके POK को हासिल करना पड़ सकता है और दूसरा पाकिस्तान को इकोनॉमिक लेवल में इतना खस्ता करना है कि वैसे ही वो टूटकर बिखर जाए। और अभी की बात करें तो अभी हालात उनकी काफ़ी ख़राब है, तो आने वाले दिनों में ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया मौका बनने वाला है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो क्या बलूचिस्तान और सिंध को भी आज़ाद कराया जा सकता है और एक स्ट्रेटेजिकल मूव हो सकता है जिसके बाद भारत के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।